हेलो स्टूडेंट्स, ई क्लासेस बाय मनीष शर्मा। आज हम लोग देखेंगे अभी 10 दिसंबर को जो अर्धवार्षिक परीक्षा में कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर हुआ था, सेट नंबर 913। इसको हम हल करने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न पत्र में भी कुल प्रश्नों की संख्या थी 23, समय 3 घंटे, पूर्णांक 75, पास होने के लिए इसमें चाहिए 25 अंक। और निर्देश आप लोगों ने पढ़े ही होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 5 तक के प्रश्न जो रहते हैं वो वस्तुनिष्ठ टाइप के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। कुल अंक हो जाते हैं 30। जो बच्चे इन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, जो छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं, उनके लिए 30 अंक बहुत आसान है। फिर ये 12 प्रश्न 2-2 अंकों के, इसके बाद 3 प्रश्न 75 शब्दों के और 3 प्रश्न 120 शब्दों में। प्रश्न क्रमांक 23 जो है वो मानचित्र प्रश्न है, जिसको हम सबसे अंत में हल करेंगे। चलिए मॉडल आंसर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है क्या कहलाता है। अपन अपने भारत के संदर्भ में अगर ये बात करें कि इस तरह से भारत का नक्शा दिया हुआ है, तो यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ हिंद महासागर है, यहाँ बंगाल की खाड़ी है। 3 तरफ समुद्र है और ये स्थलीय भाग है। इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, यानी सही उत्तर होगा प्रायद्वीप। तो पहले का उत्तर हो गया प्रायद्वीप। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, दैनिक तापांतर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है। दैनिक तापांतर मतलब होता है दिन में टेम्परेचर अलग हो, रात में अलग हो और बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी स्थिति थार के मरुस्थल में देखी जाती है, जहाँ पर रात का टेम्परेचर 15 डिग्री तक पहुँच जाता है, जबकि दिन का तापमान 50 डिग्री तक होता है। यानी 15 डिग्री से 50 डिग्री तक का टेम्परेचर पहुँच जाता है। कितना ज़बरदस्त ताप में अंतर है, ये थार मरुस्थल में आता है। रूस में जार शाही का अंत कब हुआ, यह प्रश्न है। 1889, 1917, 1917 सही उत्तर है। जार शाही में जो जार था निकोलस द्वितीय, उसके साथ ही राजशाही का अंत हो गया था रूस में 1917। किस आदिवासी नेता ने अंग्रेजों द्वारा लगाए गए वन कानूनों के खिलाफ बस्तर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। हमने वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद वाले अध्याय में देखा है कि बस्तर में गुंडाधूर जो था, उसको ही ये सारे लोग जो हैं वो अपना नेता मानते थे, जनजाति लोग। तो इसका सही उत्तर है गुंडाधूर। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में हम जाते हैं तो हम पाते हैं 5वां प्रश्न, नागरिक और सरकारों के बीच झगड़ों का निपटारा कौन करता है। तो चाहे नागरिकों के और सरकार के बीच का झगड़ा हो, चाहे राज्य और केंद्र सरकार के बीच का झगड़ा हो, सभी तरह के झगड़ों के निपटारे के लिए सर्वोच्च न्यायालय सही उत्तर होगा। विश्व बैंक ने निर्धनता रेखा के लिए कितना डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित किया है। तो अभी जो नवीनतम पाठ्य पुस्तक आई हुई है आपके पास, उसमें अभी जो नवीनतम पाठ्य पुस्तक आप लोगों के पास में है, उसमें 2011 के आधार पर डेटा दिया हुआ है 1.9 डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। इसके बाद अब आते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियों के अपवाह तंत्र की प्रवाह दिशा किस तरफ होती है। प्रायद्वीपीय भारत की बात कर रहे हैं तो ये इस तरह की है ये नक्शा। यहाँ पर पश्चिमी घाट से अधिकतर नदियाँ निकलती हैं और ये बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होती हैं। बंगाल की खाड़ी जो है वो पूर्व दिशा में है, पश्चिमी घाट जो है पश्चिमी दिशा में है, अतः इसका उत्तर होगा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। कार्ल मार्क्स की रचना कौन सी थी, यहाँ पर नामक आएगा, नमक हो गया। दास कैपिटल। गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए भारत में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है, जिसको अपन NSSO भी शॉर्टकट में बोलते हैं, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव खालिस्तान के द्वारा पेश किया गया। तो इसका उत्तर हमेशा से पंडित जवाहरलाल नेहरू है, क्योंकि यह उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक खालिस्तान कहलाते थे। तो आधुनिकता से जुड़े जो मुस्लिम थे रूसी साम्राज्य में, उनको जदीदी बोला करते थे। लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है। इसके बाद अपन आते हैं सही जोड़ी बनाओ पर। सही जोड़ी में आपके सामने ये उत्तर है। सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल राज्य में है। नमामि नर्मदा परियोजना जिसको कि मध्य प्रदेश राज्य संचालित करता है। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, चूंकि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ मामला है। इब्राहिम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। आर के लक्ष्मण एक कार्टूनिस्ट थे, जिनके कार्टून आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की किताब में दी हुई है। भारत जो है वो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। चौथा प्रश्न, कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो उत्तर है प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और अल्प रोजगार की स्थिति यहां पर होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और अल्प रोजगार दोनों में अंतर है। बेरोजगारी का प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मतलब किसी क्षेत्र में बहुत से लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनमें से कुछ लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए तो भी उस काम में कोई अंतर नहीं आएगा, वो उतने ही समय में पूरा होगा, उसकी उत्पादकता में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस तरह से जो लोग अतिरिक्त लगे हुए दिखाई देते हैं उनको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगार। और अल्प रोजगार की स्थिति यानी साल भर में लगभग आधे समय वो लोग रोजगार करते हैं और आधे समय नहीं, बेरोजगार रहते हैं, तो उस स्थिति को बोलते हैं अल्प रोजगार की स्थिति। मानसून किसे कहते हैं? तो एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा जो है वो ऋतु के अनुसार बदल जाती है, उसको मानसून कहते हैं। अरबी भाषा के शब्द मौसम से इसको लिया गया है। गंगा की मुख्य दो धाराओं के नाम लिखिए। तो जब हम गंगा के बारे में देखते हैं, यहाँ उत्तराखंड वाले क्षेत्र से इस तरह से निकलती है, तो ये जो देवप्रयाग है यहाँ से एक आती है अलकनंदा, एक आती भागीरथी, ये दोनों मिलाकर बनाती हैं गंगा। अतः इसकी दो मुख्य धाराएं हो जाएंगी, अलकनंदा और भागीरथी। भारत कौन से जलवायु कटिबंध में है? तो अगर अपन भारत के नक्शे को देखते हैं इस तरह से यहाँ पर, तो देखते हैं ये कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा के दक्षिण में चूंकि यहाँ पर भूमध्य रेखा है जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, तो ये वाला भाग हो जाता है हमारा उष्णकटिबंधीय और इसके ऊपर वाला भाग उपोष्णकटिबंधीय। अतः दो प्रकार के जलवायु कटिबंध भारत में पाए जाते हैं, एक उष्णकटिबंध और एक उपोष्णकटिबंध। युंग फोग क्या है? तो हिटलर के द्वारा 10 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया गया एक नाजी संगठन था जिसको युंग फोग कहते हैं। समय पूर्व न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है? तो उस प्रक्रिया का नाम है महाभियोग। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा वस्तुनिष्ठ प्रकार का अंतिम प्रश्न है ये। सत्य और असत्य की पहचान करना है। फ्रांसीसी समाज में मध्य वर्ग को क्रांति का फायदा मिला, बिल्कुल सत्य है। राजतंत्र में जो उच्च वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, उनको प्रतिस्थापित करके मध्य वर्ग ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, इसलिए यह जवाब सही होगा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है, यह भी सही है। बैरन आइलैंड जो है वह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, यह भी सत्य है। यहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी एकमात्र संसार का, एकमात्र भारत का पाया जाता है। श्रीलंका और भारत के धरातल को अलग करने वाली जो जलराशि है वह पाक जल डमरू मध्य है, यह भी सत्य है। भारत में बहुमत से जीतने वाला दल सरकार बनाता है, बिल्कुल सत्ता पक्ष में रहता है, और जो हार जाता है वो विपक्ष में रहता है। पालमपुर में पारंपरिक बीजों के प्रयोग से अधिक उपज होती थी, बिल्कुल असत्य है ये। हरित क्रांति के बाद में वहां पर HYV प्रकार के हाई ईल्डेड वैरायटी सीड्स का प्रयोग किया जाता था, जिससे यहां पर अधिक उपज होती थी, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। अब आते हैं हम 2 नंबर वाले प्रश्नों की ओर। छठवा, खादर और बांगर में 2 अंतर, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में 2 अंतर। तो खादर जो है वह हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 अंतर दिए हैं, आप कुछ 2 को लिख करके नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बांगर नाम से ही समझ में आ रहा है, बांगर भंगार वाला बेचने आता है, भंगार ले लो, पुराना भंगार यानी पुराना कूड़ा को अपन भंगार बोलते हैं, तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अपन बोलने लगते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मिट्टी होती है वो खादर। अब खादर में खाद शब्द जुड़ा है, इसका मतलब यह अत्यधिक उपजाऊ होती है,
और बांगर जो है वो अनुपजाऊ होती है, जो कि हार्ड हो जाती है। इसकी जलोढ़ संरचना छज्जेनुमा हो जाती है और इसकी मिट्टी हर साल बदलती रहती है, चूँकि लगातार बारिश के साथ जो मिट्टी आती रहती है उसकी वजह से ये मिट्टी चेंज होती रहती है। यह बाढ़ के ऊपरी मैदानों में बनती है और ये बाढ़ वाले मैदानों में बनती है। चूँकि ऊपरी मैदान मतलब जैसे मान लो ये नदी जो है ये बह रही है, बाढ़ आएगी तो इतने एरिया में आ गई बाढ़, ये तो यहाँ हो जाएगी आपकी कौन सी खादर मिट्टी, और इसके ऊपर जो हल्के पहाड़ी नुमा क्षेत्र बन जाते हैं जैसे छज्जे नुमा, ये वाले एरिया में होती है बांगर मिट्टी। तो इस तरह से 4 अंतर आप लिख सकते हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के 4 अंतर। दक्षिण के पठार का पूर्वी सिरा पूर्वी घाट और पश्चिमी सिरा पश्चिमी घाट कहलाता है। इसको अगर जो होशियार बच्चे हैं वो क्या करते हैं, मानचित्र सहित बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप भारत का मानचित्र इस तरह से बनाते हुए उस पर दिखाएंगे कि ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट जो बीच बीच में कटा पिटा सा दिखता है ये कहलाता है पूर्वी घाट, ये कहलाता है पश्चिमी घाट। अब इससे अंदाज लग जाता है कि ये जो दक्षिण का पठार है इसका पूर्वी हिस्सा, दक्षिण का पठार हमारा ये इस तरह से यहाँ पर आ जाता है, इसका दक्षिण के पठार का ये जो पूर्वी हिस्सा है इस तरफ ये कहलाता है पूर्वी घाट, पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट लगातार सतत है, इसको सीधे पार करना कठिन है, जबकि पूर्वी हिस्सा ये बीच बीच में आपको दिख रहा है यहाँ पर भ्रंश बने हुए हैं, अनियमित है। पूर्वी घाट की जो हाइट है वह कम है और पश्चिमी घाट की हाइट जो है वह ज़्यादा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत अनाईमुड़ी। 4 अंतर दिए, 4 में से कोई 2 आपको लिखना था। इसके बाद 7वां प्रश्न, ग्रीष्म काल में प्रायद्वीपीय भारत में तापमान कम क्यों रहता है, कारण लिखिए। एक प्रश्न ये है। दूसरा है, मलाबार क्षेत्र में ढालू छत वाले मकान क्यों बनाए जाते हैं, कारण बताइए। तो प्रायद्वीपीय भारत जितना भी है वो 3 ओर से क्या से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है और महाद्वीपीय जलवायु में क्या होता है कि समुद्र के प्रभाव के कारण तटीय क्षेत्रों में तापमान की जो विपरीतता है वह कम अनुभव होती है और प्राय सम जलवायु लगभग हर मौसम में यहाँ पर होती है। जबकि मलाबार क्षेत्र में ढालू वाले मकान इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि मलाबार क्षेत्र जो है वहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है केरल में, और अधिक बारिश होने के कारण ढलानदार छत होती हैं तो पानी सीधा नीचे जाता है और छत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न आता है। 8वें प्रश्न में पूछा है, उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों में कोई 2 अंतर बताइए। लगातार अंतर ही अंतर पूछ रहे हैं इस प्रश्न पत्र में। अगला प्रश्न है, किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियां महत्वपूर्ण क्यों हैं। तो उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियां या फिर हिमालयीन नदियां और प्रायद्वीपीय नदियों में क्या अंतर है, दोनों एक ही बात है। उत्तर भारत की नदियों का जन्म स्थान हिमालय है, दक्षिण भारत की नदियों का जन्म स्थान पश्चिमी घाट है। उत्तर भारत की नदियां चूंकि हिमालय से निकलती हैं, बर्फ हमेशा जमी रहती है, गर्मियों में बर्फ पिघलने से नदियों में पानी कम नहीं होता, इसलिए बारहमासी सदाबहारी नदियां होती हैं और ये केवल बारिश में आती हैं, इसलिए मौसमी नदियां होती हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की नदियों में जलापूर्ति का स्रोत केवल बारिश है और यहाँ पर आपूर्ति का स्रोत बरसात के दिनों में बारिश और गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने से। हिमालयीन नदियों की लंबाई अधिक होती है और दक्षिण भारत की नदियों की लंबाई कम होती है। उत्तर भारत की नदियों में आने वाली बाढ़ से अधिक नुकसान होता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियों से नुकसान कम होता है क्योंकि इनकी लेंथ कम होती है और दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा सिल्ट जो कहना चाहिए जलोढ़ मिट्टी, उतनी ज़्यादा ये नदियाँ लेके नहीं चलती हैं। उदाहरण, उत्तर भारत की नदियाँ गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी, जबकि दक्षिण भारत की महानदी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी प्रमुख नदियाँ हैं। अब आते हैं इसी प्रश्न के अगले प्रश्न पर, उपप्रश्न पर। किसी देश की अर्थव्यवस्था में नदियों का स्थान महत्वपूर्ण क्यों है, तो इसका उत्तर आएगा नदियां जो है वह इसके अंतर्गत देखते हैं कि जो नदियों का जल है वह मूल प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। नदियों का जल घरेलू कार्यों के साथ साथ खेती और उद्योगों में भी किया जाता है। जल विद्युत का उत्पादन इससे होता है। वर्ष भर नौ संचालन और परिवहन में इसका उपयोग किया जा सकता है। मत्स्यन भी इस नदी में किया जा सकता है और इन सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ों से देश को
अर्थ की प्राप्ति होती है, रुपये की प्राप्ति होती है, इसलिए यह भारत में अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। प्रश्न क्रमांक आते हैं अपन 9 पर। घुमंतू खेती पर रोक लगाने का फैसला सरकार ने क्यों किया? इसी में अथवा में दिया हुआ है, औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली 2 वन्य जातियों के नाम एवं उनके निवास स्थान लिखिए। तो घुमंतू खेती सामान्य तौर पे क्या होता है कि जंगलों को काटकर इसमें खेत बनाए जाते हैं और लगातार जंगलों के कटने से उन जमीनों पर रेलवे के लिए इमारती लकड़ी वाले पेड़ नहीं लगाए जा सकते थे, इसलिए घुमंतू खेती पर रोक लगा दी गई। और औपनिवेशिक शासन काल में रहने वाली वन्य जाति और उनके निवास स्थान कुछ इस तरह से हैं, आप देख सकते हैं। ये बैगा जनजाति मध्य भारत में पाई जाती थी, अभी भी पाई जाती है। संथाल उरांव झारखंड में, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है, मध्य भारत में। मरिया, मुरिया, धुरवा, भतरा, हल्बा बस्तर में। इसके अलावा औपनिवेशिक शासन काल में भारत से बाहर जाते हैं तो कलांग जनजाति पाई जाती है जावा के जंगलों में, नागारांदिजेरियो ऑस्ट्रेलिया में और लकोता अमेरिका में पाई जाती थी। आप किसी 2 के बारे में लिख देंगे। पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं कौन सी थी? पृष्ठ क्रमांक 10 आपसे पूछता है। और बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? तो पालमपुर गांव में हमने जब अध्याय का अध्ययन किया तो उसमें मिलता है कि लघु स्तरीय विनिर्माण, गुड़ निर्माण वगैरह, लघु स्तरीय निर्माण विनिर्माण जो है ईंटें वगैरह बनाने का काम होता है, डेयरी का काम, परिवहन का काम, दुकानदारी, ये सारी गैर कृषि क्रियाएं हैं जो पालमपुर गांव में लोग करते थे। बहुविध फसल प्रणाली में हम कह सकते हैं कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने वाली जो प्रणाली होती है उसको बोलते हैं हम बहुविध फसल प्रणाली। प्रश्न क्रमांक 11, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई? इसके 2 प्रभाव लिखिए। और इसी में है दास प्रथा का उन्मूलन कब और किसने किया था? तो फ्रांस की क्रांति सन 1789 में आरंभ हुई। इसको हमेशा याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 में आरंभ हुई। 7, 8, 9 फ्रांस की क्रांति एक के बाद 7, 8, 9 लगातार आप देखिए 7, 8, 9 और 1 लगा दिया आगे। तो एक क्रांति जो है फ्रांस की कहां से हुई थी? 7, 8, 9 1789 में हुई थी। ये आपको याद हो गया। अब इसके प्रभाव, इसके बहुत सारे प्रभाव हैं। आपसे प्रश्न में केवल 2 प्रभाव पूछे, आप कोई 2 लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति से निरंकुश शासन का अंत हुआ था, फ्रांस की क्रांति से गणतंत्र की स्थापना हुई थी, फ्रांस ने एक लिखित संविधान दिया था, फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना इस क्रांति से, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत इससे आया, मानव अधिकारों की घोषणा हुई, प्रशासन में सुधार हुआ, समान नागरिक संहिता लागू हुई, चर्च का पुनर्गठन हुआ, सामाजिक समानता का युग आया। कोई भी 2 आप इसमें के प्रभाव लिख सकते हैं। इसके बाद ये और 2-3 प्रभाव हैं, कृषि, साहित्य और राष्ट्रीय भावना का विकास। अब बारी आती है अगले प्रश्न की कि दास प्रथा की समाप्ति किसने की? तो 1794 में जैसे ही आतंक के राज्य की समाप्ति हुई, कन्वेंशन ने फ्रांस के सभी उपनिवेशों में दासों को मुक्त कर दिया और कानून पारित कर दिया, यानी 1794 में। लेकिन यह कानून बहुत कम अवधि तक लागू रहा और बाद में फिर से लागू हो गया। 10 साल के बाद दास प्रथा 1804 में जब नेपोलियन आया तो उसने फिर से शुरू कर दी अपनी सेना को पुनर्गठित करने के उद्देश्य से। वह जमींदारों को प्रसन्न रखना चाहता था। इस कारण फ्रांसीसी उपनिवेशों में अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया है। और इसके बारे में आप और डिटेल जब देखेंगे तो पहुंचेंगे कहां? कक्षा 10 में जब आप आएंगे तब आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। प्रश्न क्रमांक 12, लोकतंत्र का क्या अर्थ है और लोकतंत्र क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। यह भी आप लिख सकते हैं। लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन, यह भी सही उत्तर है। लोकतंत्र का अंग्रेजी में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी शब्द यूनानी भाषा के एक शब्द है डेमोक्रेशिया, इससे बना है, जिसमें डेमोस का अर्थ लोग और क्रेशिया का अर्थ शासन, अर्थात लोगों का शासन। यदि आप केवल एक शब्द में लिखते हैं लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें शासक का चुनाव जनता करती है, तो यह भी सही है। लोगों का शासन ही लोकतंत्र है, यह भी सही है। आप कुछ भी लिख दें, वह तंत्र जो लोगों के द्वारा संचालित किया जाए वह भी लोकतंत्र कहलाता है। सारे उत्तर आपके सही होंगे। लोकतंत्र क्यों आवश्यक है?
तो इसके अपन ने अध्याय लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों वाले चैप्टर में, जिसमें मैडम लिंगदो डिटेल में समझाती हैं बच्चों को, उसमें हमने योलांदा वगैरह के किस्सों में अपन ने बहुत अच्छे से देखा है कि लोकतंत्र जो है वह जवाबदेही वाला शासन है, निर्णय लेने की बेहतर संभावनाओं को बढ़ाता है, नागरिकों के सम्मान की सुरक्षा करता है और सबसे बड़ी चीज, अपनी गलती अगर हो जाए तो उसे ठीक करने का अवसर उपलब्ध कराता है। ये सारी वजहों के कारण लोकतंत्र आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 13, संविधान संशोधन का अर्थ क्या है और संविधान सभा किसे कहते हैं? तो ये आपकी किताब में वो बॉक्सेस बने रहते हैं छोटे छोटे, उनमें दिया हुआ है। जन भावनाओं के अनुरूप भारत के संविधान में समय समय पर होने वाले बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। अब इसको अगर आप दूसरी भाषा में लिखो तो संविधान यानी होता है किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च कानून, और संशोधन का मतलब होता है उसमें सुधार करना। तो राष्ट्र के सर्वोच्च कानून में सुधार आप कब करेंगे? जब जनता को उसकी आवश्यकता होगी। तो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके भावनाओं के अनुरूप जब संविधान में संशोधन किया जाए, बदलाव किया जाए, परिवर्तन किया जाए, उसे हम कहेंगे संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो संविधान सभा जो है संविधान को बनाने वाली प्रतिनिधियों की सभा, और प्रतिनिधि कैसे होते हैं? चुने हुए होते हैं। अर्थात चुने हुए जनप्रतिनिधियों की वह सभा जो देश के सर्वोच्च कानून को बनाने का काम करती है, लिखने का काम करती है, तैयार करने का काम करती है, उसे हम संविधान सभा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, भारतीय चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां हैं? कोई दो लिखिए। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, यह भी लिखिए। तो 2 नंबर का है तो कोई दो चीजें लिख सकते हो आप। भारतीय चुनाव आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियां है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना, न केवल चुनाव संचालित करना बल्कि निष्पक्ष दिखना और दिखाना भी, आदर्श आचार संहिता का पालन करवाना कि कोई राजनीतिक दल गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, मतदाता सूचियों का त्रुटि रहित प्रकाशन करवाना, शासक दल सत्ता में रहते हुए अगर चुनाव में है तो सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग ना करे, उसको रोकना, मतदान के समय होने वाली धांधलियों को रोकना, किसी तरह की कोई पैसे वैसे इत्यादि बांटे जा रहे हैं तो उस पर नजर रखना, राजनीतिक दलों के बीच बढ़ रही हिंसा और चुनावी दुर्भावनाओं से निपटना। ऐसे बहुत सारे आपके ये 7, 8, 9, 10, 11 ये कारण हैं। इन को देख सकते हैं कि चुनौतियां चुनाव आयोग के सामने हैं और जिनसे उसको निपटने की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए क्या कदम उठाए जाए। तो यही चीजें हैं कि सबसे पहले तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो, उसके लिए मतदाता भय रहित वोट कर सके, इसके लिए सारे कदम उठाए जाएं। मतदान केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था हो ताकि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से मतदान न कर सके, नोट वोट इत्यादि प्रलोभन देकर न खरीद सके। इसके अलावा किसी विशेष उम्मीदवार को वोट देने के लिए मजबूर करने के लिए कोई दबाव तो नहीं डाल रहा मतदाताओं पर, यह भी कदम उठाया जाना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी का उपयोग कोई सत्ताधारी दल अपने पक्ष में तो नहीं कर रहा है, इसके लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं। चुनावी धांधलियों को रोकने के लिए लगातार चुनाव आयोग के नियमों में संशोधन किया गया है। कोई बाहुबल या धनबल का प्रयोग तो नहीं कर रहा है, इसके लिए चुनाव आयोग उसके पहले ही उनसे एक शपथ पत्र भरवा लेता है। इसके अलावा सरकारी नियंत्रण से चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र है और वह हर कार्य करने के लिए चुनाव संबंधी विभिन्न कदम उठाता रहता है। अगला प्रश्न है 15वां, बेरोजगारी से क्या आशय है और अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से क्या आशय है। तो बेरोजगारी का मतलब यह है कि सरकार द्वारा कोई मजदूरी दर तय कर दी गई है कि मान लो आपको किसी भी काम करने के लिए 400 रुपये प्रतिदिन का वेतन दिया जाएगा, और बहुत सारे लोग वो काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जब रोजगार नहीं मिल पाता तो इस स्थिति को बोलते हैं बेरोजगारी। अब आती है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों को 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक। तो प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से आशय है कृषि और उसके सहायक क्षेत्रों की गतिविधियां, जैसे जंगल लगाना, वानिकी करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन एवं उत्खनन। अब ये सारी चीजों को आप देख रहे होंगे कि इनको किसी फैक्ट्री में नहीं किया जा सकता, ये सारी प्राकृतिक रूप से हमारे सामने उत्पाद देती हैं। पशुपालन प्राकृतिक चीज है, मत्स्य पालन,
मुर्गी पालन, ये सब प्रकृति प्रदत्त हैं, यानी जो चीज़ें हमें भूमि से, जल से, प्रकृति प्रदत्त चीज़ों से हमको मिलती हैं, वे सारी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब आते हैं हम प्रश्न क्रमांक 16 पर। यह भी 2 अंक का है। अभी आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में 2 अंतर और अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के 2 उदाहरण। आर्थिक क्रियाएं जिसमें पैसों का लेन देन होता हो, जैसे रिक्शा चलाना, सब्जी बेचना, कोई भी व्यापार करना, और गैर आर्थिक क्रियाएं जिसमें किसी तरह का कोई पैसों का लेन देन नहीं होता है, वे गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। जैसे निःशुल्क पढ़ाना, किसी बच्चे को खिलाना, माँ द्वारा अपने घर में अपने परिजनों के लिए भोजन निर्माण करना, ये सब चीज़ें गैर आर्थिक क्रियाएं हो जाएंगी। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र वे होते हैं जो विनिर्माण में शामिल होते हैं। विनिर्माण का मतलब जिनका उत्पादन उद्योगों से होता है। तो ऐसे उद्योग कौन कौन से हैं? लोहे इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग, वाहन उद्योग, बिस्कुट उद्योग, केक उद्योग, सीमेंट उद्योग, कंप्यूटर उद्योग, ढेर सारे उदाहरण आप द्वितीय क्षेत्र के दे सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17, यह भी अंतिम प्रश्न है 2 अंकों का। जिप्सी और घैटो का अर्थ बताइए और नाजीवाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो जिप्सी का मतलब है कि ऐसे समुदाय या ऐसे समूह जिनकी लिस्टिंग की गई हो, जिनकी सूची बनाई गई हो, जो अपनी अलग ऐसी सामुदायिक पहचान रखते हों जो आर्यों से हटके हो। जर्मनी में ऐसा किया गया था। जैसे सिंती और रोमा, ऐसे ही 2 समुदाय थे जिनको जिप्सी कहा जाता था, जो कि अपनी अलग सामुदायिक पहचान रखते थे और ऐसे समुदायों को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था। अब अगला प्रश्न है, अगला शब्द है घैटो, मतलब किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना, वह कहलाता था घैटो। जैसे मान लो ये देश है, इस देश में अलग अलग संप्रदाय समूह के लोग रहते हैं, इनमें से यहूदियों को अलग पृथक बस्ती में बसा दिएगा, तो ये जो बस्ती कहलाती थी, ये कहलाती थी घैटो बस्ती। ठीक है। अब आते हैं अपन नाथसीवाद की 2 विशेषताओं पर। तो नाथसीवाद की बहुत सारी विशेषताएं हैं, उनमें से कोई 2 आपको लिखना था। पहला, नाथसीवाद यहूदियों को सबसे घटिया नस्ल मानते थे। हिटलर का मानना था कि लोगों को बसने के लिए ज़्यादा इलाकों की ज़रूरत है, इसलिए अन्य इलाकों पर भी जाकर कब्जा करना चाहिए। इसके अलावा नाजीवाद में यह चाहता था कि जर्मनी जो है भौगोलिक दृष्टि से जर्मन लोग एक जगह पर इकट्ठे रहें और बाकी लोग अलग हो जाएं। नाजीवाद के अनुसार राज्य सबसे ऊपर है, लोग राज्य के लिए हैं, ना कि राज्य लोगों के लिए, यानी जो कुछ भी करना है स्टेट फर्स्ट के नाम पे किया जाए। नाजीवाद लोकतंत्र को बिल्कुल भी नहीं मानता था, साम्यवाद को भी नहीं मानता था। ये नाजीवाद युद्ध और शक्ति के प्रयोग को आवश्यक मानता था। नाजीवाद आर्यन नस्ल को बढ़ाना चाहता था, जिनकी लिए उन्होंने विशेषताएं जारी की थी कि ब्लॉन्ड नीली आंखें, जो नॉर्डिक जर्मन हैं, वे सर्वश्रेष्ठ आर्य नस्ल हैं और इनको अपनी शुद्धता बनाए रखना चाहिए और उसे पूरी दुनिया पर वर्चस्व स्थापित करने का हक है। ये नाजीवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं। प्रश्न क्रमांक 18, 3 अंक का है ये पहला प्रश्न। भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी गई? कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं, वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो उपमहाद्वीप क्यों कहते हैं, इसके लिए पहले हम समझ लें द्वीप। तो एक भाग, एक स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको बोलते हैं द्वीप। और द्वीप एक बड़ा है, द्वीप एक हिस्सा होता है और जब बहुत बड़ा हो जाता है तो यह कहलाता है महाद्वीप। अब महाद्वीप और द्वीप के बीच में एक ऐसा भाग जो महाद्वीप से छोटा हो, द्वीप से बड़ा हो, तो उसको बोलेंगे उपमहाद्वीप। तो अब महाद्वीप से छोटा हिस्सा भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जब हम विश्व का मानचित्र देखते हैं इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से, जिसमें ये आता है अपना भारत, तो ये पूरा एशिया अगर अपन देखते हैं इस तरह से, तो ये दक्षिण हो गया उसका, तो दक्षिण में स्थित है और इसका विस्तार यहाँ हिमालय तक पूरा आता है। शेष एशिया से हिमालय और ये जलराशि जो बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर इसको अलग रखती है, तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण। तो ये एशिया का भाग होते हुए भी एक विशिष्ट और पृथक भौगोलिक इकाई बन जाती है। यही कारण है कि भारत को उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया है, इसीलिए भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। अब अगला प्रश्न आता है, कर्क रेखा का भारत की जलवायु में क्या महत्व है? तो अपन भारत का नक्शा इस तरह से जब अपन देखते हैं तो कर्क रेखा इस तरह से गुजरती है।
तो कर्क रेखा जो है वह भारत को दो बराबर भागों में बांट रही है और कर्क वृत्त के दक्षिण में उष्णकटिबंध है और उत्तर में उपोष्ण कटिबंध है। यानी जो सूर्य की आभासी गति होती है वह कर्क रेखा से लेकर के यहां पर मकर रेखा के बीच चलती है। तो कर्क रेखा से ऊपर का भाग शीतल होता जाता है और नीचे का भाग उष्ण होता है। तो इसी कारण से हम कहते हैं कि दक्षिणी भाग उष्ण और उत्तरी भाग उपोष्ण है और इसीलिए हमारे वनों को भी उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में कहते हैं। कर्क रेखा का ही ये प्रभाव होता है कि जिसकी वजह से हमारे देश में 6 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। कर्क रेखा का ही यह प्रभाव है कि जहां पर सूरज जून के महीने तक तपता है और उस वजह से गर्मी बढ़ती है। गर्मी बढ़ने के कारण यहाँ पर दबाव कम होता है और हिंद महासागर के जो बारिश है, हिंद महासागर से जो जल वाष्पीकृत होके वो इधर आकर्षित होता है और अपार जल वर्षा कराता है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप एक भौगोलिक विविधता वाला प्रदेश है। इसमें पर्वत, पठार, रेगिस्तान, द्वीप सब कुछ है। अब भारत में मौसमी विविधताएं भी पाई जाती है और इन विविधताओं के लिए जिम्मेदार है कर्क रेखा, जो कि भारत को दो भागों में विभाजित करती है, एक उष्णकटिबंधीय और एक समशीतोष्ण या उपोष्ण कटिबंधीय भाग। तो जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती हैं तो हमारे पास गर्मी होती है। गर्मी के दौरान दबाव कम होता है, तापमान अधिक होता है। दक्षिणी गोलार्ध का दबाव ऊंचा होता है तो उच्च दबाव से कम दबाव की ओर जल राशि वाली हवाएं हमारे पास आने लगती हैं और इस वजह से यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु हो जाती है और अधिक बारिश होने लगती है। तो कर्क रेखा के प्रभाव से ही भारतीय जलवायु मानसूनी जलवायु कहलाती है। प्रश्न क्रमांक 19, यह दूसरा प्रश्न है 3 अंक का। 1917 में रूसी क्रांति से नई सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ। कथन की पुष्टि में 3 बिंदु लिखिए और रूसी क्रांति के 3 प्रभाव लिखिए। दोनों के उत्तर लगभग समान हो सकते हैं और समान ही है कि रूसी क्रांति से नई सभ्यता संस्कृति का जन्म हुआ। एक उत्तर तो यही हो गया इसका रूसी क्रांति के प्रभाव का। तो इसने क्या हुआ, सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व स्थापित किया। फ्रांस की क्रांति ने क्या किया था, उच्च वर्ग को हटा करके मध्यम वर्ग को स्थापित किया। लेकिन रूस की क्रांति ने मध्यम वर्ग को भी हटा करके सर्वहारा वर्ग, मजदूर वर्ग को नायकत्व प्रदान किया। दूसरा इसी में दिया हुआ है, नई संस्कृति और सभ्यता, साम्यवाद नाम की एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, नई संस्कृति आई, नए समाज का यह पक्षपाती था साम्यवाद, और इसको इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बिल्कुल प्रिय नहीं थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1917 की रूसी क्रांति के बाद जो सभ्यता आई वह साम्यवाद से प्रभावित थी, जिसमें सारे लोग मिलजुल कर आपस में देश के विकास का काम करते थे, अपने विकास का काम करते थे। सर्वहारा वर्ग था कि संपत्ति का समाज में बराबरी से बंटवारा था। ये सारी चीजें वहां पर हुई। साम्यवाद का प्रचार प्रसार हुआ, नवीन विचारधारा का जन्म हुआ। इसने अन्य देशों की नीतियों को प्रभावित किया, विशेषकर कृषक वर्ग और श्रमिक वर्ग शासन और सत्ता का अधिकारी बना। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी यही होगा। 6 में से कोई भी 3 प्रभाव आप लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। संविधान क्या है, संविधान की 3 विशेषताएं लिखिए। और है पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य का क्या अर्थ है। 3 अंक का यह प्रश्न। संविधान 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम धन विधान, अर्थात वे नियम या कानून जो सभी के लिए समान रूप से लागू हो, संविधान कहलाते हैं। परिभाषित रूप से नियमों या कानूनों के संकलित प्रलेख को भी हम संविधान कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यह लिखित एवं निर्मित है, संघात्मक और एकात्मक दोनों तरह की व्यवस्थाओं को रखे हुए है, विशाल है, लोक कल्याणकारी है, संघीय व्यवस्था को बनाए रखता है लेकिन नागरिकता एक ही है, लचीला भी है, इसको समय अनुसार संशोधित किया जा सकता है, संसदीय शासन प्रणाली यहां पर अपनाई जाती है संविधान के द्वारा, मूल अधिकारों की व्यवस्था है तो साथ में मूल कर्तव्य भी दर्शाए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व भी हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था है, जो समाज के अंत्यज वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण का विशेष प्रावधान है, उनको संरक्षण दिया गया है, किसी भी धर्म को राष्ट्र धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और सबसे बड़ी चीज समाजवादी व्यवस्था यहां पर अपनाई गई है। इसके अलावा और भी विशेषताएं हो सकती हैं जिनको आप लिखेंगे। पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतंत्रात्मक गणराज्य की विशेषताएं अगर अपन देखें तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है भारत
किसी भी गैर धार्मिक मामले से धर्म या पंथ को दूर रखेगा। सरकार धर्म या पंथ के आधार पर किसी से भेदभाव ना करे, यह हो गया पंथ निरपेक्ष। इसके बाद आता है लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब यहां पर गणराज्य सरकार का एक स्वरूप है जिसमें देश को सार्वजनिक मामला माना जाता है और जनता के द्वारा ही जिस देश के शासकों का चुनाव किया जाए, जिस देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव भी जनता के मतों से किया जाए, वह कहलाता है लोकतांत्रिक गणराज्य। बात आती संपूर्ण प्रभुत्व की, तो संपूर्ण प्रभुत्व का अर्थ होता है कि वह राज्य जिस पर स्वयं की इच्छा चलती हो, कोई अन्य देश या कोई अन्य राष्ट्र दबाव के माध्यम से उस राज्य की रीति नीति या राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता ना रखता हो, वह राज्य कहलाता है संपूर्ण प्रभुत्व। तो इस तरह से हम देख सकते हैं पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व, लोकतांत्रिक गणराज्य भारत है। अब आते हैं अपन 21वें प्रश्न पर जो 4 अंक का है। भारत में निर्धनता उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखिए और निर्धनता के 4 कारण लिखिए। तो 3 योजनाओं में सबसे पहली योजना है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005, जिसमें प्रत्येक परिवार को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान दिया है। विशेषकर कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की इसमें बात की जाती है। दूसरी योजना है राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, जो कि मनरेगा के अंतर्गत है कि यदि कोई व्यक्ति काम मांगता है और उसे 15 दिन के भीतर अगर काम उपलब्ध न कराया जाए तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तीसरा है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज, जो देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू हुआ है 2004 से। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 से लागू है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ छोटे शहरों के शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना है, स्वरोजगार के। ग्रामीण रोजगार सृजन, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय, अंत्योदय अन्न योजना और अन्य योजनाएं। इस तरह से विभिन्न प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जाती हैं निर्धनता को दूर करने के लिए। अब भारत में निर्धनता के अनेक कारण दिए हैं। औपनिवेशिक दासता, अशिक्षा, औद्योगिक कमी, सामाजिक कारण, प्रौद्योगिकी की कमी, श्रम के अनुसार मांग और पूर्ति में असंतुलन, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप, तकनीकी प्रशिक्षण का अभाव, ग्रामीणों में अनौपचारिक ऋण की उपलब्धता ज़्यादा है और आर्थिक कारण अन्य हैं। औपनिवेशिक दास्तान के अंतर्गत हम आते हैं तो अंग्रेजी शासनकाल इसके लिए जिम्मेदार है। अशिक्षा की बात करें तो भारतीय जनगणना के अनुसार महिला और पुरुषों के बीच जो आबादी है उसमें साक्षरता का अंतर बहुत ज़्यादा है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी, जिसका प्रभाव गरीबी पर पड़ता है। भारत में द्वितीयक क्षेत्रक मतलब उद्योगों की जो उपस्थिति है वो प्रमुख शहरों तक ही सीमित है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार या स्थापना नहीं हो पाई है। सामाजिक कारण, लोगों के बीच में जाति प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा, उत्तराधिकार के नियम, ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से भी गरीबी या निर्धनता बनी रहती है। जनसंख्या वृद्धि, लोग ये सोचते हैं कि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतने कमाने वाले हाथ हमारे घर में आ जाएंगे, ये भी एक कारण है। तकनीकी कौशल का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग ज़्यादातर ऋण से ग्रस्त होते हैं और अनेक आर्थिक कारण। इसके बाद अपन आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पर। भारतीय संसद के 4 कार्य और सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संसद के बहुत सारे कार्य हैं, 4 कार्य आपके सामने दिए हैं। कानून का निर्माण करना, वित्त पर नियंत्रण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना और सर्वोच्च संघ के रूप में कार्य करना। तो कोई भी जो कानून है वह संसद में बनता है, जो कि समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची के अनुसार बनता है। संसद में विशेषकर संघ सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बनाए जाते हैं। वित्त पर नियंत्रण जो अपन अभी सुन रहे हैं, जीएसटी के माध्यम से केंद्र सरकार करती है और केंद्र सरकार संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके यह करती है। कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, सर्वोच्च संघ के रूप में कार्य करती है। इसके बाद सामूहिक उत्तरदायित्व की बात अगर हम करें तो सामूहिक जिम्मेदारी एक ऐसा कारक है जो यह तय करता है कि केंद्र सरकार के मंत्रियों को उनके कार्यों और आरोपों के परिणामों के लिए जवाबदेह ठहराया जाए। मतलब मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब यह है कि किसी भी मंत्रालय द्वारा लोकसभा में विश्वास खो देने की स्थिति में संपूर्ण मंत्रि परिषद को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यही कहलाती है सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, सामुदायिक उत्तरदायित्व का अर्थ। अब इसका महत्व क्या है? इसका महत्व इसलिए है कि इसके द्वारा
कैबिनेट का कोई भी मंत्री इस तरह से काम करता है कि उसको मालूम होता है कि यदि उसके प्रति अविश्वास जताया गया तो उसकी वजह से वर्तमान मंत्रिमंडल को अपना विश्वास खोना पड़ सकता है और लोकसभा से उसे विश्वास खोना का मतलब हुआ कि उसकी सरकार भी जा सकती है। तो इसका महत्व यह है कि सारे मंत्री पूर्ण जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं और पूरी उत्तरदायित्व की भावना के साथ में काम करते हैं। इसके बाद अपन आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न पर, जिसमें भारत के मानचित्र के बारे में दिया गया है। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, मलाबार तट और अरब सागर। तो आपको इसमें नक्शा या मानचित्र जो दर्शाया गया है वह भारत का राज्यों की बॉर्डर सहित दर्शाया गया है। परीक्षा में ऐसा नहीं आता, परीक्षा में आता है मानचित्र कुछ इस तरह से, जिसमें किसी तरह की किसी राज्य की बॉर्डर नहीं दी होती। तो अब उसमें मलाबार तट की बार अपन बात करते हैं, तो ये जो हिस्सा है केरल का मलाबार तट ये कहलाता है। लक्षद्वीप यहाँ पर है। अरब सागर जो है वो ये स्थित है यहाँ पर। बार बार हम कहते हैं कि अरब सागर जो है भारत के पश्चिम में स्थित है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वाला हिस्सा कहलाता है। अगले 4 भाग जो दर्शाने हैं, अरावली पर्वत श्रेणी, पूर्वी घाट, काराकोरम पर्वत और विंध्य श्रेणी। तो काराकोरम पर्वत जो है भारत के सबसे उत्तर में स्थित है। इसको भी अपन इस तरह के मानचित्र में दर्शाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। विंध्य पर्वत श्रेणी इसके बाद आती है यहां पर ये, और नीचे आपकी ये जाती है सतपुड़ा और इसके बीच में से बहती नर्मदा नदी, तो ये विंध्य पर्वत श्रेणी। और अरावली पर्वत श्रेणी जो है आप देखेंगे कि बाकी पर्वत श्रृंखलाएं इस तरह से आड़ी हैं, लेकिन अरावली पर्वत श्रेणी इस तरह से खड़ी है, ये इसकी विशेषता है। और पूर्वी घाट के जो पर्वत श्रृंखलाएं वो इस तरह से बीच में आप उनको इस तरह से गैप दिखाई दे सकते हैं, दिखाना ही चाहिए उसमें। और यहाँ पर आपका ये पश्चिमी घाट आ जाता है सीधा सीधा। तो इस तरह से भारत के मानचित्र में आप लोगों ने इन चीज़ों को दर्शाया है। भारत के मानचित्र का अभ्यास बहुत अच्छे से करें ताकि आपको वार्षिक परीक्षा में किसी तरह की असुविधा ना हो। और इसी के साथ हमारा ये प्रश्न पत्र समाप्त होता है। आप सफल हों, ये हमारे शुभकामनाएं हैं। और अधिक अंक प्राप्त करने के लिए ई क्लास बाय मनीष सर में कक्षा 9 के बहुत सारे वीडियो दिए हुए हैं। ज्योग्राफी के लगभग सारे अध्याय उसमें कवर किए गए हैं। इतिहास के सारे अध्याय कवर कर लिए गए हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्याय जरूर उसमें अभी उपलब्ध नहीं है, वो भी आने वाले समय में आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे। आप लोग लगातार देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूं कि वार्षिक परीक्षा के लिए आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। और हाँ, मिशन 100% में लग जाइए। सामाजिक विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक लेना है और इसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।